हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है HL सैनी और टेक्निकल गुरु HL सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंतर्गत हमने क्लास ए एम्पलीफायर की चर्चा की थी। बाकी बचे हुए एम्पलीफायर्स को मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिनको आप ढंग से जान भी पाओगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम पर जो हम चर्चा कर रहे थे वो क्लास की बात कर रहे थे, और क्लास का मतलब ये पढ़ने वाली क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्लास की बात कर रहा हूँ। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमने क्लास ए के बारे में चर्चा कर ली थी और क्लास ए के बारे में हमारी चर्चा हो गई थी। और क्लास ए एम्पलीफायर की हमने ये भी बात कर ली थी कि वो कहाँ से कहाँ तक वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सारी बातें हमारी हो गई थी। मतलब क्लास ए एम्पलीफायर है, उसमें चालन होता है वो 360 डिग्री होता है, और ये संपूर्ण सप्लाई के कितने डिग्री तक कार्य करता है, तो यह संपूर्ण सप्लाई के पूरे 360 डिग्री तक चालन करता है। कहने का मतलब जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसमें सिर्फ एक ही कमी रह गई थी कि इसकी जो दक्षता होती है सामान्यतः 25 से 35% होती है, और विद ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इसकी दक्षता मैक्स टू मैक्स कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी दक्षता? अधिकतम 50% होती है। पहली बात मैंने बोला कि क्लास ए एम्पलीफायर है, उसकी दक्षता सामान्यतः 25 से 35%, विद ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इसकी दक्षता मैक्स टू मैक्स 50% हो सकती है। और इसमें जो क्यू बिंदु होता है हमारी लोड लाइन के मध्य में होता है, अर्थात इसमें जो चालन होगा पूरा 360 डिग्री होगा, किसी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, विरूपण नहीं होता है। ये वाली बातें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इससे आगे की बातें आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो क्लास ए एम्पलीफायर की एक ही कमी थी कि उसमें पावर लॉस ज़्यादा होता था, अर्थात दक्षता बहुत कम थी। इसलिए हमने एक नया एम्पलीफायर बनाया, और वो जो नया एम्पलीफायर था क्लास बी। चीज़ों को सुनना ज़्यादा है, लिखने पे बात थोड़ा सा कम ध्यान लगाना है। कि जो क्लास बी एम्पलीफायर है, इस क्लास बी एम्पलीफायर की जो दक्षता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दक्षता लगभग कितनी होती है, 78.5। जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 78.5%। दोबारा बोल देता हूँ कि जो मेरे पास में क्लास बी एम्पलीफायर है उसकी दक्षता 78.5% होती है। ठीक है, तो ये क्लास बी एम्पलीफायर है, इसकी दक्षता 78.5 होती है, लेकिन इसका जो चालन होता है वो केवल 180 डिग्री। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास में क्लास बी एम्पलीफायर है और ये हो गई हमारी लोड लाइन, ये वक्र बनता किसके बीच में, आईसी और वीसी के मध्य में। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली लाइन क्या कहलाती है, डीसी लोड लाइन। तो इस लोड लाइन का ये वाला एरिया कहलाता है कट ऑफ क्षेत्र, तो ये हो जाएगा कट ऑफ बिंदु। तो दोस्तों, क्लास बी एम्पलीफायर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, जो क्यू बिंदु होता है, वो क्यू बिंदु हमारे डीसी लोड लाइन के एक अंतिम छोर पर हम इसे कह सकते हैं कट ऑफ बिंदु। ये बिंदु कौन सा नाम कहलाता है, कट ऑफ बिंदु, या अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, कट ऑफ पॉइंट। दोबारा सुन लो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो क्लास ए पढ़ा था और उसका क्यू पॉइंट लोड लाइन के मध्य में था, और इसका जो क्यू पॉइंट है वो कट ऑफ पॉइंट पर होता है, अर्थात हमारी डीसी लोड लाइन के एक छोर पर उपस्थित होता है। तो इसका मतलब केवल आधी तरंग ही पास हो पाएगी, और आधी तरंग का मतलब चालन केवल कितना, 180 डिग्री का चालन होता है। 180 डिग्री का चालन होता है। कितने डिग्री का चालन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास बी एम्पलीफायर में तो 180 डिग्री का चालन होता है। मतलब केवल आधी ही तरंग पास होगी, केवल आधी ही तरंग पास होगी, आधी पास नहीं होगी। तो जब तरंग केवल आधी 180 डिग्री पर ही चालन होगा तो विरूपण डिस्टॉर्शन होने की संभावना बढ़ती है, अर्थात
क्लास बी एम्पलीफायर में जो विरूपण है, जो डिस्टॉर्शन है, विरूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन। और जो डिस्टॉर्शन होता है वो क्लास ए से क्या होता है? क्लास ए से अधिक होता है। क्लास ए से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अधिक होता है। दोबारा बोल देता हूँ कि जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है उसमें डिस्टॉर्शन क्या होता है? क्लास ए एम्पलीफायर से अधिक होता है। इसकी जो दक्षता होती है वो क्लास ए से क्या होती है? ज़्यादा। कितनी? 78.5। और क्यू पॉइंट्स होता है वो कट ऑफ बिंदु के समीप, अर्थात डीसी लोड लाइन के किसी एक छोर पर होता है और चालन 360 डिग्री होता है। तो यह कहानी किसके बारे में थी? क्लास बी। तो क्लास बी की 4 ही लाइनें काम की है कि क्लास बी में डिस्टॉर्शन ज़्यादा, दक्षता 78.5, क्यू बिंदु किसी कट ऑफ पॉइंट के समीप और चालन केवल 180 डिग्री। तो दोस्तों आधा सिग्नल अगर विरूपित हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसको नॉर्मल जगह काम में ना लेकर के इस एम्पलीफायर का उपयोग हम केवल कहाँ कर सकते हैं? तो इस एम्पलीफायर का उपयोग हम केवल और केवल ऑडियो संकेतों के लिए कर सकते हैं, या ऑडियो एम्पलीफायर में इसका उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा कोई वीडियो सिग्नल भेजोगे तो कहीं से कटेगा, कहीं से पटेगा कि नहीं पटेगा, तो वो वाली स्थिति है। अब बात करते हैं कि सर दक्षता सुधर गई लेकिन विरूपण बढ़ गया, चालन केवल 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए एक नया एम्पलीफायर बनाया और वो नए एम्पलीफायर की क्लास क्या है? क्लास ए बी। जो नया एम्पलीफायर है उस नए एम्पलीफायर की क्लास क्या है? ए बी क्लास है। तो जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है उसकी जो दक्षता होगी वो ए से तो ज़्यादा होगी और बी से क्या होगी? कम। अर्थात इसकी जो दक्षता होती है वो 50% से 78.5% के मध्य होती है। दोबारा सुन लो कि क्लास जो ए बी एम्पलीफायर है इसकी दक्षता 50% से 78.5% के मध्य होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को गौर करने वाली बात है कि इसकी दक्षता 78.5, इसकी दक्षता 50% से 78.5% के मध्य होती है। तो दोस्तों इसका अगर जो क्यू पॉइंट की मैं बात करूँगा यह भी मध्य में ही होगा। तो देखो दोस्त, ये जो जस्ट बीच में था वो किसके लिए था? क्लास ए के लिए। जो यहाँ पर क्यू पॉइंट था वो किसके लिए था? क्लास बी के लिए। तो क्लास ए बी का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो लगभग इन दोनों के बीच में होगा। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर का जो क्यू पॉइंट होता है, यह क्यू पॉइंट क्या होता है? क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर के मध्य होता है। अर्थात यहाँ होता जब 360 डिग्री चालन और यहाँ होता तब 180। तो क्लास ए बी में जो होगा वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो चालन 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है। दोबारा सुन लो कि क्लास ए में 360, क्लास बी में 180 और क्लास ए बी में 180 और 360 के मध्य होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पूरा 360 पास नहीं होने दे रहा है, कुछ कम पास होने दे रहा है। इसका सीधा सा शब्दों का मतलब ये हुआ कि इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है वो क्लास बी से तो क्या होता है? कम होता है। भाई यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, आधा कट रहा था कि नहीं कट रहा था? तो यहाँ पर क्लास बी से विरूपण क्या होगा? कम होगा, लेकिन क्लास ए से क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि क्लास ए बी एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन क्लास ए से अधिक तथा क्लास बी से कम होता है। आप लोगों को ये वाली कहानी भी क्लियर हो गई होगी कि क्लास ए बी में कोई पॉइंट है उनके बीच में, इसलिए
जो विरूपण होगा वो बी से तो क्या होगा कम, लेकिन ए से क्या होगा थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, अब बात करते हैं लास्ट वाले एम्पलीफायर जिसके बारे में अक्सर कई बार बच्चे दक्षता की बात करते हैं। तो वो तीसरा जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है क्लास सी। तो दोस्तों क्लास सी एम्पलीफायर क्या होता है कि हम देख रहे हैं या दक्षता ज़्यादा है तो विरूपण ज़्यादा है, या दक्षता मीडियम है और विरूपण भी मीडियम है। लेकिन अब बात करते हैं क्लास सी, जब हमें दक्षता अगर ज़्यादा चाहिए, अर्थात जब दक्षता 78.5% से क्या हो अधिक हो, जब दक्षता किससे अधिक हो 78.5% से अधिक होती है तो हमें कौन से एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होती है, क्लास सी एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है। अर्थात जो क्लास सी एम्पलीफायर है उसकी जो अगर दक्षता बात करें तो सभी एम्पलीफायरों में सबसे अधिक, इसकी दक्षता 85-90% तक भी पहुंच जाती है। और दोस्तों इसकी एक सबसे बड़ी कमी है क्या, कि दोस्तों इस एम्पलीफायर का जो क्यू बिंदु है वो कट ऑफ पॉइंट से भी क्या होता है नीचे। ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है, कट ऑफ पॉइंट से भी नीचे होता है। किसके लिए, क्लास सी के लिए। तो इसका मतलब जब यहाँ था तब 180 जा रहा था, तो इसका मतलब अब चालन 180 से भी क्या होगा कम। तो चालन होता है वो 180 डिग्री से भी कम होता है। जो चालन होता है वो कितना होता है 180 डिग्री से भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कम होता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, गौर करना कि क्लास सी में चालन क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा, क्लास ए बी में 180 से 360 होगा, और क्लास बी में 180 डिग्री का होगा, और क्लास ए में जो चालन होता है पूरा 360 डिग्री होता है। तो ये हमारे सभी एम्पलीफायरों के बारे में छोटी छोटी चर्चाएं थी। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेंगे। अक्सर पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में तुम्हारे एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी लोगों ने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेन काम की चीज़ है वो है इस पावर एम्पलीफायर के अंतर्गत ही क्लास बी एम्पलीफायर में दो एम्पलीफायर और होते हैं। एक होता है पुश पुल एम्पलीफायर और दूसरा वाला होता है कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। दोनों एम्पलीफायर से टेक्निकल हेल्पर 2018 में क्वेश्चन पूछे गए। पूछता है कि पुश पुल एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर काम में आते हैं, तो जवाब आएगा 2 काम में आते हैं। ओके, एक सामान्य पुश पुल है और एक कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल है। कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर होते हैं लेकिन दोनों अलग नेचर के होते हैं, एक NPN होगा तो दूसरा PNP। ये हेल्पर का क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में क्या होता है। तो क्लास बी कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर में हमारे पास में एक NPN प्रकार का होता है और दूसरा PNP प्रकार का होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो अभी छोटी सी जानकारी हम लेंगे पुश पुल एम्पलीफायर की। किसकी जानकारी लेंगे मेरे दोस्तों, पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में। हाँ जी, देखो जरा, 2 हो गए, एक तो हो गया पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर। कोई पूछेगी ये पुश पुल एम्पलीफायर कौन सी श्रेणी का एम्पलीफायर है, तो ये क्लास बी श्रेणी का एम्पलीफायर है। कौन सी श्रेणी में आते हैं, क्लास बी में, क्योंकि कई बार पूछ सकता है ये सारी बातें। तो जो पुश पुल एम्पलीफायर है वो क्लास बी का एम्पलीफायर है। लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्मल जो हम एम्पलीफायर काम में ले रहे हैं उनका जो प्रवर्धन गुणांक है, लाभ है, गेन है, वो क्या होता है, कम होता है। अर्थात लाभ में वृद्धि करने के लिए हम एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगाते हैं और वो संरचना जो बनती है वो क्या कहलाता है, पुश पुल एम्पलीफायर। अर्थात जब एक से अधिक ट्रांजिस्टर जोड़कर हम उच्च प्रवर्धन तथा कम विरूपण प्राप्त करने के लिए
जो एम्पलीफायर बनाते हैं वो कौन सा होता है, पुश पुल एम्पलीफायर। तो इस बात को आप लिख भी सकते हो कि उच्च गेन का मतलब अंग्रेजी में हाई गेन तथा निम्न विरूपण, अंग्रेजी में क्या कहोगे, लो डिस्टॉर्शन प्राप्त करने के लिए, क्या बोला दोस्तों मैंने कि उच्च गेन तथा निम्न डिस्टॉर्शन का मतलब यहां पर लिख देता हूं मैं विरूपण, है ना। तो हाई गेन और लो डिस्टॉर्शन प्राप्त करने के लिए दो ट्रांजिस्टरों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं यह संरचना ही पुश पुल एम्पलीफायर, यह संरचना ही पुश पुल एम्पलीफायर कहलाती है। कहने का क्या मतलब हुआ, एक बार अगर आप देखना चाहे तो पुश पुल एम्पलीफायर को मैं बता सकता हूँ। तो कोई एग्जाम में पूछे कि क्लास बी एम्पलीफायर है, ज़्यादा गेन चाहिए, कम विरूपण चाहिए, तो कौन सा एम्पलीफायर प्रेफर करेंगे, पुश पुल एम्पलीफायर प्रेफर करेंगे। इसमें कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। और दोस्तों दोनों ही ट्रांजिस्टर या तो एनपीएन प्रकार के होते हैं या पीएनपी प्रकार के होते हैं। दोबारा गौर से सुनो कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर काम में लेंगे, या तो दोनों एनपीएन होंगे या दोनों पीएनपी होंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से कारगर चीज़ है। अगर कोई पूछे कि सर जोड़ते कैसे हैं, तो हम लेते कौन से हैं, दोनों कॉमन एमीटर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास में एक कॉमन एमीटर, एक दूसरा वाला हो गया कॉमन एमीटर। तो दोनों कॉमन एमीटर का एमीटर वाला पार्ट आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। एक में माइनस वीसीसी सप्लाई और दूसरे वाले में प्लस वीसीसी होनी चाहिए, लेकिन हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, एक साथ कॉमन। अगर कॉमन करेंगे तो कॉमन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पर जो सप्लाई दी जाती है वो है प्लस वीसीसी, और यहाँ ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हम किसी लोड पर क्या दे देते हैं। और इन दोनों ट्रांजिस्टरों को बेस को, इन दोनों ट्रांजिस्टरों का जो बेस है इसे एक ट्रांसफॉर्मर के द्वारा सप्लाई देते हैं। तो ये हो गई इस प्रकार से कुछ सप्लाई, ये हो गया हमारा एसी सिग्नल। तो कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। अगर इनके कॉमन पॉइंट से इसका कॉमन पॉइंट जोड़ा जा सकता है, उसको एज हम क्या मानते हैं, ग्राउंड। सुनो मेरी बात को एक बार थोड़ा सा गौर से, कि कोई पूछे कि पुश पुल एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर, तो 2। दोनों ही कौन से होते हैं, कॉमन एमीटर वाले हैं। ये दोनों ही कौन से हैं, कॉमन एमीटर हैं। दोनों के बेस को ट्रांसफॉर्मर T1 से और इनके आउटपुट को ट्रांसफॉर्मर T2 से सप्लाई प्रदान करके आउटपुट पर संकेत प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, कि कुछ भी नहीं है। एग्जाम में जो पूछने लायक क्वेश्चन वो यही है कि पुश पुल एम्पलीफायर कौन सी श्रेणी का है, तो क्लास बी श्रेणी का है। और इससे क्या प्राप्त किया जाता है, तो हाई गेन और लो डिस्टॉर्शन। तो कम विरूपण और ज़्यादा गेन प्राप्त करने के लिए कौन सा एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर काम में लेते हैं। और दोनों ही जो ट्रांजिस्टर होंगे या तो एनपीएन प्रकार के होंगे या फिर पीएनपी प्रकार के होंगे। किसी दोस्त को कोई डाउट या संदेह इस बात में नहीं, तो आपको ये वाली बात दिमाग में सेट करनी है। ओके, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी किसमें, पुश पुल एम्पलीफायर में। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पिछली बार नहीं पूछा गया है,
हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, क्योंकि गई बार जो पूछा गया था वो पूछा गया था कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है असम्मित, मतलब कि इसका जस्ट उल्टा। तो अगर एक NPN होगा तो दूसरा PNP, तो सेम चीज़ है, वैसे के वैसा ही है। फ़र्क क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल क्लास B एम्पलीफायर है, उसमें एक होता है NPN और दूसरा वाला कौन सा होता है NPN प्रकार का ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। तो ये वाली बात का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया हो तो मैं अगले वाले की सिर्फ 2 लाइन लिखाऊंगा, कोई फालतू का मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आगे वाले का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। दोस्तों ये कौन सी श्रेणी का एम्पलीफायर है, क्लास B का है। पुश पुल और कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल दोनों ही कौन सी श्रेणी के एम्पलीफायर है, क्लास B श्रेणी के एम्पलीफायर है, ठीक है। हाँ जी, दोनों ही यदि B श्रेणी के एम्पलीफायर हैं तो फर्क क्या है दोनों में। तो दोस्तों दोनों में एक ही फर्क है कि यह दोनों ट्रांजिस्टर सेम प्रकार के होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों ट्रांजिस्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखनी है, वो लिख लो कि इस एम्पलीफायर में एक NPN ट्रांजिस्टर तथा दूसरा PNP ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। दोबारा बता देता हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर होता है उसमें एक NPN ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा कौन सा होता है, PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो किसी दोस्त को इसमें कोई डाउट या संदेह वाली बात नहीं, बाकी सेम पूरी वर्किंग हमारे पुश पुल एम्पलीफायर के समान है। दोनों कौन से होंगे यहाँ पर, एक NPN है तो दूसरा PNP प्रकार का होगा। क्लियर है सभी लोगों को। ये क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में पूछा है, 2018 के पेपर में पूछा भी है कि कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर क्लास B का एम्पलीफायर है और उच्च गेन प्राप्त करने के लिए हम 2 ट्रांजिस्टर जोड़ते हैं, जिनमें से एक NPN और दूसरा PNP प्रकार का होता है। गॉट इट। हाँ जी, आगे देखो जरा एक बार बात को कि ये जो एम्पलीफायर थे ये पावर एम्पलीफायर के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, और जो अब हमारी बात बची हुई है वो बची हुई है कपलिंग कैसे करें। भाई एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट दूसरे ट्रांजिस्टर को देना क्या कहलाता है, कपलिंग कहलाता है। तो कपलिंग, और वो भी किसमें, एम्पलीफायर में। तो देखो एम्पलीफायर में कौन कौन सी कपलिंग होती है, अर्थात कपलिंग के आधार पर। भाई जो मैंने आपको शुरुआत की क्लास में प्रकार पढ़ाए थे उसमें से हमारे 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं। पहला पढ़ाया था अभिविन्यास के आधार पर, हो गया, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। दूसरी हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा किसके आधार पर की थी, इनपुट के आधार पर और फिर आउटपुट के आधार पर, 3 हो गए। फिर हमने बात की ऑपरेशन मोड के आधार पर, तो 4 हो गए हैं। और जो 5वीं चर्चा कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं हम, कपलिंग के आधार पर। तो कपलिंग का मतलब होता क्या है कि उच्च गेन या उच्च बैंडविड्थ प्राप्त करने के लिए हम एक से अधिक ट्रांजिस्टर या एक से अधिक एम्पलीफायर जोड़ते हैं। तो एक का आउटपुट दूसरे ट्रांजिस्टर को या दूसरे एम्पलीफायर को देने के लिए जो बीच में संयोजन किया जाता है वो चीज़ क्या कहलाती है, कपलिंग। तो मैंने आपको नाम भी लिखाया था, एक में लिखाया था ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का उपयोग सिर्फ एक ही स्थान पर किया जाता है कि जहाँ पर हमें इम्पीडेंस मैच करवाना होता है, उस जगह ट्रांसफॉर्मर कपलिंग काम में लेती हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग कहाँ काम में लेते हैं, तो जवाब आएगा इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर कपलिंग काम में लेते हैं।
किस काम के लिए बोला है मैंने आप लोगों को कि इम्पीडेंस मैचिंग के पर्पज से कौन सी कपलिंग प्रेफर करते हैं, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग काम में लेते हैं। दूसरी कपलिंग थी हमारी दोस्तों आरसी कपलिंग। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉपी में तो जाकर के आपको पता लगा होगा। दोस्तों जो आरसी कपलिंग है इसका मतलब एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट दूसरे को देने के लिए हमें प्रतिरोध और संधारित्र काम में लेते हैं। जो ये आरसी कपलिंग है ये सबसे सस्ती है तथा उच्च बैंड चौड़ाई प्राप्त करने के लिए इस कपलिंग को काम में लेते हैं। तो कोई पूछे तो यह सबसे सस्ती कपलिंग है। ये कैसी कपलिंग है, सबसे सस्ती कपलिंग है। जिसके द्वारा उच्च बैंड चौड़ाई अंग्रेजी में बोले तो हाई बैंड विड्थ प्राप्त की जाती है। तो इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और उच्च बैंड चौड़ाई प्राप्त करने के लिए आरसी कपलिंग। लेकिन इस कपलिंग का एक नुकसान है कि आरसी कपलिंग में पावर लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए हमने आरसी कपलिंग के स्थान पर जो कपलिंग ली वो कौन सी थी, एलसी कपलिंग। तो बस एलसी कपलिंग का यूज उसी पर्पज से है कि जब आरसी कपलिंग में उच्च पावर लॉस होने लगे तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो कपलिंग काम में ली गई वो कौन सी, एलसी। ठीक है, क्योंकि आरसी कपलिंग में पावर लॉस अधिक होते हैं, इसलिए आरसी कपलिंग के स्थान पर एलसी कपलिंग काम में लेते हैं। हाँ जी, लास्ट जिसके बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा करनी है और वो कौन सी कपलिंग है, डायरेक्ट कपलिंग। और डायरेक्ट कपलिंग का क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे विश्वसनीय और सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो डायरेक्ट कपलिंग। जो डायरेक्ट कपलिंग है उसमें एक का आउटपुट दूसरे को डायरेक्ट प्रदान कर दिया जाता है। डायरेक्ट कपलिंग सबसे विश्वसनीय सबसे अच्छी विधि है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें विरूपण भी क्या होता है, कम होता है। डिस्टॉर्शन भी क्या होता है, कम होता है। ये सबसे लास्ट में खोजी गई विधि, इसका अर्थात ये सबसे नवीनतम विधि है। हाँ कि ना, तो लिख लो कि यह है सबसे नवीनतम विधि है और यह सबसे विश्वसनीय विधि है। इस विधि में विरूपण सबसे कम होता है। तो कोई एग्जाम में पूछ ले कि सबसे अच्छी विधि तो डायरेक्ट कपलिंग, सबसे सस्ती विधि तो आरसी कपलिंग, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, पावर लॉस को कम करने के लिए आरसी के स्थान पर एलसी कपलिंग प्रिफर करते हैं। तो ये किसके बेस पर हो गए, हमारे एम्पलीफायर के प्रकार, कपलिंग का बेस पर। अब एक बचा हुआ है आवृत्ति के आधार पर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो लिखने के लिए आपके पास में सफिशिएंट टाइम होता है, आप चाहो तो साथ के साथ में उतार सकते हो, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी तो लिख सकते हो साथ के साथ में।
ठीक है, एक लास्ट और बची हुई जिसकी चर्चा हम इसमें करेंगे प्रकार में। हाँ जी, तो एक और है किसके आधार पर, आवर्ती के आधार पर। वैसे तो इस बात को प्रत्येक बच्चा जानता है कि सर ये फालतू में क्यों पढ़ा रहे हो, टाइम खराब करना है, क्योंकि सब जानते हैं ऑडियो, रेडियो, वीडियो और इंटरमीडिएट। तो 4 प्रकार के होते हैं। पहले वाला कौन सा है दोस्तों, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, या सॉरी मैं इसको एक बार हिंदी में लिख देता हूं, श्रव्य आवर्ती प्रवर्धक, या अंग्रेजी का ही लिखो तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। एग्जाम में यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि इस एम्पलीफायर का किस आवर्ती रेंज में उपयोग किया जाता है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का उपयोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति में जिस एम्पलीफायर का उपयोग होता है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। यही एग्जाम का क्वेश्चन है खुद अपने आप में, ठीक है। तो इस श्रव्य आवर्ती अर्थात ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में एम्पलीफायर है, इसका उपयोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवर्ती तक किया जाता है। दूसरा वाला कौन सा है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। दोस्तों रेडियो एम्पलीफायर की एक विशेष रेंज होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, और वो रेंज होती है 450 हर्ट्ज से 470 किलो हर्ट्ज। तो इस रेंज के लिए जो एम्पलीफायर प्रेफर करते हैं वो कौन सा होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। रेंज में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। और जो तीसरा वाला है वो कौन सा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में ही वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका जो उपयोग होता है वो आदतन कितने मेगा हर्ट्ज तक होता है, 3 मेगा हर्ट्ज तक किया जाता है। ओके, और लास्ट वाला जो है वो कौन सा है, वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और जो वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है उसका उपयोग 3 से 7 मेगा हर्ट्ज आवर्ती तक किया जाता है। तो ये रेंज है, ये दिमाग में सेट होनी चाहिए कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडियो फ्रीक्वेंसी, 450 से 470 किलो हर्ट्ज इंटरमीडिएट, 3 मेगा हर्ट्ज तक रेडियो और 3 से 7 मेगा हर्ट्ज तक वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर काम में लेते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि रेडियो में जो एफएम है, जो रेडियो एफएम है उस रेडियो एफएम की आवृत्ति क्या होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, बताओ जरा, कोई किसी को पता हो तो वो होती है 88 मेगा हर्ट्ज से कितनी होती है, 108 मेगा हर्ट्ज। ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, अपने मोबाइल को खोल के देखना कभी एफएम, और एफएम में देख लेना एफएम की बैंड इतनी होती है, कितनी, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। और देख लो ये बच्चों वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजी2 में पूछ भी लिया, तो ये बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाला टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अरे मेरे दोस्त, ये वाली बात 100 में से 99 को नहीं आती है। मोबाइल में एफएम जरूर चलाते हो, सुनते हो, लेकिन भाई साहबों को पता ही नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन अभी पूछ लो ना
कि जो डॉक्टरी तापमापी होता है उसमें कितने से कितना डिग्री तक अंकित होता है, तो 100 में से 99 साफ है, क्योंकि तुम सिर्फ किताब को देखते हो, इस चीज़ को नहीं देखते हो कि व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। और सफलता तभी मिलेगी जब किताब के साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी हो। तो आप में से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा डॉक्टरी तापमापी होता है उसमें रेंज कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में नहीं पूछ रहा हूँ, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होती है। देखते जरा कितने को आता है, कहीं गूगल से सर्च कर करके मत मारना, देख कितने को पता है सही, वो सब जवाब लगाना। तो ये किसके बारे में चर्चा थी दोस्तों, एम्पलीफायर के प्रकार के बारे में चर्चा थी। एक जो तुम्हारा पसंदीदा टॉपिक, कई बच्चों ने 20 बार मैसेज कर चुके होंगे, गुरुजी ओप एम्प पढ़ा दो। ओप एम्प भी पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में किसकी चर्चा करेंगे, ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही, सुनने के लिए थैंक यू।